हाफिज रहने वाले मुस्लिम आबजाती की आधी आबादी के बारे में हमारी समझ इस कदर सतही रही कि हम लगभग यह मान बैठे कि यह तबका पर्दा नशी और खुद के दायरे तक ही महदूद रहा। यह भी कि इन औरतों की सबसे बड़ी कोशिश यही होती थी कि मर्दों की नुमाइंदगी में फना हो जाने को ही जीवन की सबसे बड़ी हकीकत माने। लेकिन असंवेदनशील शासन और सामाजिक व्यवस्था के पैरोकारों और वर्चस्ववादी समूहों की असलियतों को पहचानने, बेनकाब करने और भविष्य की स्त्री भूमिकाओं को रेखांकित करने में मुस्लिम महिलाओं की भूमिकाओं का एक शानदार सिलसिला भी रहा है। निरंतर ने इस सिलसिले को बखूबी पहचाना और अपने शोधपरक अभियानों के द्वारा तस्वीर के उस पहलू को प्रकट किया जो अब तक लोगों की नजर में ओझल ही थी। संस्था ने अपने शोधपरक निष्कर्षों को जिस किताब में के अंतर्गत शामिल किया है वह हाल ही में कलाम निस्वा नाम से प्रकाशित हुई है। कलाम यानी कथन और निस्वा का मतलब है महिलाएं, अन्य शब्दों में कहें तो महिलाओं के कथन। शोध और संकलन हुमा खान का है, संपादन पूर्व भारद्वाज ने किया है। ऐसा नहीं कि महिलाओं की दुनिया में अपनी आवाज को प्रकट करने का सिलसिला नहीं रहा, पर यह भी सही है कि स्त्री विमर्श की रोशनी में नए तरीके से उन आवाजों को फिर से पहचानने की कोशिशों ने समझ के अनेक गवाक्षों को समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षाई और सियासी मंजरों के आलोक में प्रकट किया। कलाम निस्वा के विभिन्न संदर्भ हैं जिन्हें 4 मुख्य शीर्षकों में विभाजित किया गया है: दुनिया जहान, हाल हवाल, दर्जे तालीम, सरगर्मियां। इन शीर्षकों को अनेक उपशीर्षकों में भी विभाजित किया गया है। किताब के आरंभ में ही अपनी बात के माध्यम से पुस्तक की जरूरत, दृष्टि बिंदु, सिद्धांत और अन्य संदर्भों का विश्लेषण किया गया है। प्राय हिंदी किताबों के संसार में दृष्टि बिंदु सिद्धांतों की चर्चा नहीं की जाती। चलन इस तरह का है कि लेखों अध्यायों के विवरण, धन्यवाद अदायगी की रस्म से प्रस्तावना का काम संपन्न कर दिया जाता है। पर कलाम निस्वा इस अर्थ में अलग और विशिष्ट है। किताब की यह मान्यता है कि सृजन और अभिव्यक्ति की हर कोशिश गहरे अर्थ में राजनीतिक होती है। वर्ग की अवधारणा ने समझ और विश्लेषण के विधान का विस्तार किया, पर नारीवादी सिद्धांतकारों ने इस समझ को और आगे बढ़ाया। संपादक ने फ्रांचेस्का अरसानी के हवाले बेहद माकूल टिप्पणी की है। जेंडर भी सामाजिक विभेद का एक प्रकार है और यह अधीनता और हाशियाकरण की ओर ले जाता है। वे लोग जो व्यवस्था के भीतर हाशिए पर हैं, यानी औरतें, उनके पास जेंडर की संरचनाओं की ज्यादा और मजबूत और पूर्ण समझ हो सकती है। इस तरह से किताब के आरंभ में बताया गया कि इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर आगे मैं थोड़ा सा पढ़ जाता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। उर्दू जन क्षेत्र का निर्माण 1873 से 1900 के बीच विशेष रूप से हुआ था। यह वही दौर है जिस समय संयुक्त प्रांत और बिहार में सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में उर्दू और हिंदी में किसको स्वीकृति मिले, इस बात पर घमासान मचा हुआ था। अपनी बात इसमें एक शीर्षक है और इसमें लिखा हुआ है, अपनी बात शीर्षक भूमिका में उन स्त्री केंद्रित उर्दू पत्र पत्रिकाओं पर एक मुकम्मल नजर डालने की कोशिश भी हुई है जो 1822 से 1906 के बीच छपी। उन पत्रिकाओं में कुछ मुद्दे समान रूप से मौजूद हैं, मसलन औरतों के अधिकार, औरत मर्द के बीच बराबरी का मसला, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर औरतों की राय आदि। अपनी बात का एक उल्लेखनीय पहलू है उर्दू लेखन संसार में औरतों की शिक्षा से जुड़े मसलों का विश्लेषण। उपशीर्षक है तरबियत यानी शिक्षा दीक्षा। औपनिवेशिक सरकार राष्ट्र की उभरती अवधारणा, आधुनिकता की मांग, ये औरतों की शिक्षा से जुड़े कुछ अहम मसले थे। औरतों की तालीम के मुद्दे पर काम करने वाले दोनों तरह के लोग थे, आधुनिक ख्याल वाले भी और पारंपरिक भी। उस दौर में यथास्थितिवादी जिनका उत्पादन पर नियंत्रण था, उनके द्वारा उन किताबों को जाहिरन ज्यादा पसंद किया गया और अधिकाधिक प्रकाशनों द्वारा आगे बढ़ाया गया जिनमें धार्मिक और सामाजिक ढांचे को चुनौती नहीं दी गई थी। उदाहरण के लिए बहिश्ती जेवर मौलाना अशरफ अली थानवी 1905, बकौल मुबारक अली, इसकी रचना का उद्देश्य था औरतें इसे पढ़कर आसानी से पुरुषों की श्रेष्ठता स्वीकार कर लें। ऐसी किताबें आसानी से पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा भी बन जाती थी। उस दौर की वे किताबें जिन्होंने तालीमे निस्वा यानी शिक्षाई संवाद का माहौल तैयार किया, उनमें इंशाए खादिउन निसा, औरतों की चिट्ठी लिखने के तरीके 1875, लुक्तउन निसा, बेगुमाती जबान का संकलन 1907। इस लिहाज से कुछ पत्रिकाएं भी उल्लेखनीय थी, मसलन रिसालाए बागे निस्वा, हैदराबाद, किताबे निस्वा, हिसाबे निस्वा, अदबे निस्वा आदि। पर अभी भी औरतों को केंद्र में रखकर लिखी जा रही रचनाओं में औरतों की आवाज का शामिल होना बाकी था। इस दौर से इस लिहाज में कुछ घटनाओं ने फिजा बदलने का काम किया।
19 अक्टूबर 1906 ईस्वी को वाहिद जहां बेगम की निगरानी में शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ में जनाना मदरसा शुरू किया। इसी तरह 1908 में भोपाल की बेगम सुल्तान जहां बेगम ने ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से भोपाल में लड़कियों के स्कूल की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें बनाने की पेशकश की थी। उस समय की कुछ दिग्गज मुस्लिम महिलाओं ने हवा के रुख को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें रुकैया, सखावत हुसैन, सुगरा, हुमायूं मिर्जा, मतलब ये बात मैंने विस्तार से लिखी। कभी मौका मिले तो मैं इसका एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर, आप देखिएगा, क्योंकि अभी तो इतना वक्त नहीं है। तो मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जेंडर के मसले पर उर्दू पत्रकारिता ने बहुत ही लाजवाब काम किया, और उस दौर में उसका उद्देश्य क्या था, इसको समझ लीजिए कि इल्म और जदीदियत ये दो मुख्य बिंदु थे। इल्म मतलब ज्ञान और जदीदियत आपको पता ही है, आधुनिकता का नजरिया। तो इस लिहाज से हमको उर्दू पत्रकारिता को भी देखने की जरूरत है। और मेरा भी बिल्कुल अभी सर बोल के गए थे कि उर्दू हिंदी कोई अलग अलग जुबानें नहीं है, केवल लिपियों का मसला है। हम तो जब हिंदी की कक्षाओं में भी जब जाते हैं तो हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि आपकी जबान में बहुत सारे उर्दू के लफ्ज आते हैं। मैंने कहा कि जानबूझकर नहीं आता है, ये तो तालीम का हिस्सा है। और आप जरा गौर बात करकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई तो इसकी जबान क्या होगी, यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा, इस पर बहसें होंगी। और हमने जो अपना अतीत रचा है उसमें प्रेमचंद जैसे दिग्गजों की भूमिका रही है। और प्रेमचंद ऐसे रचनाकार हैं जो उर्दू के भी सबसे बड़े उपन्यासकार हैं और हिंदी के भी सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। तो हम इस भेद को मानते ही नहीं, उर्दू और हिंदी का भेद। लिपियों का अंतर हो सकता है, हम जेएनयू के पढ़े हुए, हम लोगों को तो लिपियां भी सिखाई गई, और हम शुक्रगुजार हैं कि इस देश में जेएनयू जैसी संस्था है जो हिंदी के पाठ्यक्रम में उर्दू की किताबें भी पढ़ाती हैं। इसी तरह उर्दू के पाठ्यक्रम में हिंदी की किताबें भी पढ़ाई जाती है। तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, और सर को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिंदी पे उर्दू का असर है और उर्दू का हिंदी पर, इसको अलग नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रोफेसर निरंजन साहनी जी फरमा रहे थे। ये कुछ इस तरह ही है कि आपस में इस तरह मुद्दम उठाएं कि अलग करना मुमकिन नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता रहे। पहले जब मैं बताता चलूँ कि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था, हम बहुत तैयार नहीं थे कि इस तरह का प्रोग्राम करना है, लेकिन हुआ कि भाई जब कारवां उर्दू सहाफत या उर्दू सहाफत के 200 साल हो रहे हैं, तो बात हुई और फिर हुआ कि भाई इसको पीएचयू में करना है या कहाँ करना है। तो जब यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर त्यागी सर से बात हो रही थी तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कहीं कहीं बहुत अच्छी बात है। और पिछली बार इत्तेफाक से कुछ महीना पहले जब हमारे सब रीजनल सेंटर का इनॉग्रेशन था तो त्यागी सर वहाँ भी थे, डीसी साहब से मिले थे, तो शायद बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। अरे मैं तो सर का स्वागत करना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा, लेकिन ये इत्तेफाक है कि मैं 22 से 28 तक नहीं हूँ। तो मैं कहा सर फिर देखते हैं कुछ और। तो